स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक प्रॉब्लम फील करते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि 5 टाइप के जो डी ऑर्बिटल हैं उन 5 में से कौन सा डी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है इसको याद करने की रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा भी मीनिंग क्लियर हो, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में प्यारे बच्चों आपको क्या बताया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन में बताया जाता है कि जो ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन में बताया जाता है कि बॉन्डिंग से पहले ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होकर नया हाइब्रिडाइज्ड सेट जनरेट करते हैं और ये हाइब्रिडाइज सेट जो है वो बॉन्डिंग में फर्दर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पे जानो, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बताई जाती है कि कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, जो आसानी से इंटरमिक्स हो सकते हैं। इस छोटे से पॉइंट पे आप लोगों को डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस छोटे से पॉइंट पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वो कौन सी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कौन सा डी ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सिर्फ एक लाइन, कौन सी लाइन? कि जो ऑर्बिटल सबसे आसानी से इंटरमिक्स हो सकता है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी सी लाइन, उसके बाद आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताओ। ठीक है, मैं पूरी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं ये छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा और ये काफ़ी काम के और काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो होंगे। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं उनको मेरे ये वीडियो काफ़ी पसंद आएंगे, मैं इतना श्योर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपके पास डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वो कितने टाइप के होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, और उन 5 डी ऑर्बिटल में 5 टाइप की ओरिएंटेशंस में, ठीक है, आपके पास ये वाला अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो आप इसको क्या बोलते हो? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर यही अगर आपने वाई बोल दिया, ये जेड बोल दिया, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास? डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास कौन सा होगा? अगर इसको मैं जेड बोलूँ, इसको मैं एक्स बोलूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डबल डम्बल शेप तो होती है, इसको हम लोग नाम देंगे डी जेड एक्स। ठीक है, फाइनली अपने पास 2 डी ऑर्बिटल और होते हैं। ठीक है, ये तो वो 3 डी हैं जिनका लोब्स कहाँ हैं? बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या होता है? एक आपके पास ये इस टाइप की शेप में ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल ही है, कौन सा? डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, एक और कौन सा होता है? एक होता है अपने पास डी जेड स्क्र। ठीक है, डी जेड स्क्र ये वाला ऑर्बिटल होता है और इसकी शेप भी आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग लोब्स हैं और एक इसके अंदर एक्स वाई प्लेन में एक रिंग बनी हुई होती है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो कि किन किन कंडीशंस में हमें डी ऑर्बिटल की यूज़ बताना होता है, किस किस कंडीशन में हमें डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट लेनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन जो अपने पास आता है वो आता है स्क्वायर प्लेनर केस। कौन सा केस आता है? स्क्वायर प्लेनर केस आता है अपने पास। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर केस में आप लोगों को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बताया जाता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, वो DsP2 होती है। चलो ये ठीक है, DsP2 है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना हो कि ये D कौन सा है। ठीक है, ये D कौन सा है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत छोटी सी बात से। किस छोटी सी बात से? कि यहाँ पर जो भी इंटरमिक्सिंग होगी वो उन ऑर्बिटल के बीच में होती है जो आसानी से इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बात सोचो जरा सा, आसान एक सिंपल सी बात सोचो। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल है, एस तो कैसा है? अच्छा, ये एक प्लेनर पार्ट है, ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, ये मैं इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वगैरह जैसे होते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वगैरह में हाइब्रिडाइजेशन बताई जाती है DsP2। ठीक है, अच्छा, अगर ये प्लेनर है और मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, कौन से प्लेन में है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में गया है वो जेड एक्सिस से तो रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, उसमें जेड एक्सिस वाले की तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं।
ठीक है। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन का मान के चल रहा हूँ तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि डी वाई जेड इसके हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इसमें वाई जेड नहीं गया है। ठीक है, इसके अंदर जेड एक्स नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जेड एक्सिस इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई की बजाय वहाँ पे ये एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, या उसके अंदर जेड एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो यहाँ जो ये प्लेनरिटी होगी वो जेड एक्सिस या जेड वाले प्लेन के लॉन्ग होगी। ठीक है, सॉरी, जेड एक्सिस उसमें इन्वॉल्व रहेगा उस प्लेन में। ठीक है, जबकि ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो आप सीधे सीधे तौर पे डी वाई जेड को डी जेड एक्स को कैंसिल कर सकते हो। उसी तरीके से आप डी जेड स्क्वायर को भी क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके जो लॉब्स हैं, इसके इसके या इसके, इनके लॉब्स एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाले पार्ट में जरूर हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ना होकर उसके परपेंडिकुलर वाले पार्ट में जरूर हैं। तो उस कंडीशन में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन में हो ही नहीं सकता था। ठीक है, अब अगर ये एक्स वाई प्लेन में मान रहे हैं, और मानने के पीछे भी एक लॉजिक होता है, लेकिन चलो मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ वाई जेड नहीं हो सकता, जेड एक्स नहीं हो सकता, डी जेड स्क्वायर नहीं हो सकता। ये इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब जरा सोचो कि डी एक्स वाई तो हो सकता है ना? क्यों हो सकता है? क्योंकि वो तो एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हो सकता है ना? क्यों हो सकता है? क्योंकि वो भी एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं तो अब एक बात सोचो, ठीक है, कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल, एस तो स्पेरिकल है, वो तो भैया किसी में भी इंटरमिक्स हो लेगा। ठीक है, स्पेरिकल है। ठीक है, तो वो उसके लिए तो प्लेन की कोई कंडीशन ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो एस हुआ, पी एक्स हुआ। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है तो इसमें से एक पी है, पी एक्स है, और एक कौन सा है? पी वाई ऑर्बिटल है। पी एक्स ऑर्बिटल क्या होता है? पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो लॉब्स हैं वो किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, पी वाई का मतलब क्या है कि उसके जो लॉब्स हैं वो किस एक्सिस के लॉन्ग है? पी वाई के लॉन्ग है। तो जरा आप लोग खुद ही सोच लो ना यार। ठीक है, आप लोग खुद ही सोच लो, एक एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लोब रख रहा है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग लोब रख रहा है, तो इनके साथ कौन आसानी से इंटरमिक्स करेगा? वही ना इंटरमिक्स करेगा जिसके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। ठीक है, किसके, कौन सा केस है ऐसा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स वाई क्यों नहीं है? क्योंकि डी एक्स वाई में जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस हैं, और इसके लोब्स कहाँ हैं? अलोंग द एक्सिस हैं। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी बात सोचनी होती है, इतनी सिंपल सी बात, कि कौन से ऑर्बिटल जो है वो ईजिली इंटरमिक्स हो सकता। जो ईजिली इंटरमिक्स हो सकता उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में मानकर चलते हैं कि वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, पी एक्स और पी वाई के केस में जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके लॉब्स भी अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके लॉब्स भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और सारा कुछ एक्स वाई एक्सिस में है, सॉरी एक्स वाई प्लेन में है। तो जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का सेट निकल कर आएगा वो भी किस में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो पी एक्स पी वाई के साथ सबसे आसानी से जो इंटरमिक्स हो सकता वो कौन सा हो सकता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे ईजी यही पड़ेगा। इसीलिए डी एस पी टू में हम लोग जब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं कि कौन सा डी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो बहुत आसानी से इस बात का जवाब दिया जा सकता है कि इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि स्क्वायर प्लेनर के बाद अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे को डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट देखनी होती है? ठीक है, तो वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोगों के पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का कॉम्प्लेक्स आता है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री क्या होती है? ये होती है, ये वाली। ठीक है, इसमें 3 ट्रेंगल के लॉन्ग और एक क्या है इसके ऊपर और नीचे, इसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हो, और ये इसको आप क्या है? एक्सियल पोजीशन बोलते हो। ठीक है, TBP के दौरान हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp3d लिखते हैं। ठीक है, या अदर पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन DsP3 लिखते हैं। वो तो चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड वगैरह में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि D है कौन सा। ठीक है, ये D है चाहे ये D है, इसमें D इन्वॉल्व कौन सा हुआ है? ठीक है, तो मैं एक बात आपको और मज़ेदार सी बता दूं, TBP जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो होती है, जिस हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग sp3d के नाम से पढ़ते हो, ठीक है, साइंटिस्ट लोग जो है वो कुछ इस बात पे भी आर्ग्यू करते हैं कि ये एक्चुअली 2 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है,
किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये pd हाइब्रिडाइजेशन है। ये दो अलग अलग बात पे क्यों आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट आपको सिखाया जाता है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो इक्विवेलेंट इन शेप, साइज, एनर्जी वगैरह में इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता हो कि टीवीपी में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल वाला ये ट्रेंगल वाला जो बॉन्ड लेंथ वगैरह है, ठीक है, और जो ये एक्जियल बॉन्ड लेंथ वगैरह है और जो एंगल वगैरह है वो सब डिफर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंगल वाले की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, एक्जियल वाले की बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है अलग होगी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इधर आए हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं है और ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसी के चलते इसको कुछ साइंटिस्ट लोग इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि ये दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। कौन से दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके चलते ये ट्रेंगल बना है, और इस ट्रेंगल के बनने में कौन सा चला गया, s चला गया, px चला गया, py चला गया, ठीक है। तो s चला गया, px चला गया, py चला गया, जिससे तो ये ट्रेंगल बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट बन गया। और एक्जियल के लिए वो मानते हैं कि उसमें एक अलग से p एंड d हाइब्रिडाइजेशन हुई है, p ऑर्बिटल की और d ऑर्बिटल की। तो ये p कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है pz है। और अगर ये pz है तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए कि pz के साथ कौन सा आसानी से इंटरमिक्स होगा, ठीक है। इतने सारे ये 5 ऑर्बिटल आपके सामने बने हुए हैं और आपको डिसाइड करना होगा कि pz के साथ, क्योंकि pz का लोब कहाँ होगा, अलोंग द z एक्सिस होगा, ठीक है। तो pz का लोब अगर अलोंग द z एक्सिस है तो इन 5 d में से कौन सा ऐसा d है जो इस pz के साथ आसानी से इंटरमिक्स हो सकता, विदाउट डाउट, कोई डाउट के बगैर, ठीक है। इसका जो सबसे आसानी से इंटरमिक्स हो सकने वाला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, dz², ठीक है। यानी इस pz के साथ आसानी से इंटरमिक्स जो होगा वो कौन सा होगा, dz², ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में, ठीक है, sp3d या dsp3 में जो d इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, dz² इन्वॉल्व होता है, dz², ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो d इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, dx² - y²। क्या इसको रटने की जरूरत थी, नहीं, इसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं थी। आपको बस ये समझना था कि कौन सा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरमिक्स हो सकता है, ठीक है। बस इतना समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। चलो इसके बाद अगला केस आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले केस को भी मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूँ। इस बात को समझे आप लोग, इस ये जो ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट है इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम पे s px py की फॉर्म में मानते हैं, और इस पार्ट को, ये जो ऊपर नीचे वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इनको हम pd हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं। और इस p में एक pz है तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो होगा जो उसके साथ आसानी से इंटरमिक्स हुआ होगा वो dz² होगा। इन पांचों ऑर्बिटल को देख के आप बड़े आराम से इस बात का आइडिया ले सकते हो, ठीक है। चलो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की बात हुई, ठीक है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के बाद अगला जो केस है, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के बाद जो नेक्स्ट केस है, ठीक है, वो आता है अपने पास ऑक्टाहेड्रल का। तो चलो ऑक्टाहेड्रल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है स्क्वायर बाईपिरामिडल, स्क्वायर बाईपिरामिडल। तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाईपिरामिडल की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, इसमें तो स्क्वायर भी बन रहा होता है, ठीक है, और इसके अंदर तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा भी होता है, ठीक है। तो इसमें s भी इन्वॉल्व है, इसमें px भी है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाईपिरामिडल के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई जाती है, या तो sp3d2 बताई जाती है या d2sp3 बताई जाती है, ठीक है। अभी मैं उस हिस्से में नहीं जाना चाह रहा कि sp3d2 या d2sp3 में क्या फ़र्क है, ठीक है, उतना आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ा होगा तो नॉलेज होगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें तीनों p इन्वॉल्व हैं, ठीक है, s है, px है, py है, pz है, ठीक है। तो जरा एक बात सोचो ना यार, जब px py pz इन्वॉल्व हैं तो px py pz के साथ सबसे आसानी से इंटरमिक्स होने वाला d कौन सा हो सकता, 2d चाहिए, वो 2d कौन से हो सकते, एक dx² - y² ही होगा। क्यों, क्योंकि वो px py के उनके लोब जो हैं वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग है, तो इंटरमिक्स भी तो वही आसानी से होंगे ना जिसके लोब्स x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग हो। यानी कौन से होंगे, dx² - y² होगा और dz² होगा।
तो एस पी एक्स पी वाई पी जेड और कौन सा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और कौन सा डी जेड स्क्र। ठीक है, तो इस कंडीशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन में जब आपसे डी पूछा जाए, ठीक है, तो इसके डी का जवाब मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। इसमें दोनों डी यूज़ होंगे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र भी और डी जेड स्क्र भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा पार्ट आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब आपसे चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको चाहे मेरी कसम समझ लो, चाहे आपको महाकाल की कसम समझ लो, आजकल वो महाकाल वाले बड़ा फेमस हो रखे हैं, आपको महाकाल की कसम, मेरे को इतने सब्सक्राइबर चाहिए, पता नहीं वो वीडियो मैंने बड़ा सुन लिया देख लिया, ठीक है, तो उस वाले महाकाल की कसम, ठीक है, या उसी की कसम, ठीक है, या चलो मेरी कसम, ठीक, आप लोगों को वीडियो पॉज करके ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए ये डिसाइड करना है, ठीक है, कि कौन सा जो ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं अगली हाइब्रिडाइजेशन पूछने जा रहा हूँ, उसमें आपको सोच के बताना होगा अपने मन से अच्छे से। ठीक है भाई लोगों, अगर मैं आपके साथ थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालो। ठीक है, मैं अगली कंडीशन लेना चाह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल के बाद पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। ठीक है, तो उस महाकाल की कसम वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से मुझे ये बताओगे कि इसमें कौन से 3D ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे होंगे। ठीक है, कि इस कंडीशन को देखते हुए रटना नहीं है, बुक नहीं खोलनी है, बहुत सारे टीचर आपको रटवाते हैं, मैं नहीं रटवाऊंगा। ठीक है, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर थोड़ा भी इस बात को समझे हो ना तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि कौन से डी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में गए होंगे। ठीक है, चलो तो मैं एक बार के लिए आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ अपना, क्लियर कर दूँ। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है, ठीक है, जैसे IF7 है, ठीक है, तो IF7 की जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, कैसी होती है, IF7 की ज्योमेट्री जो होती है, ठीक है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है। यहाँ आयोडीन होता है, 5 फ्लोरीन इस पेंटागन के कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है, और 1 फ्लोरीन यहाँ ऊपर होगा और 1 फ्लोरीन यहाँ नीचे होगा। इस IF7 में हाइब्रिडाइजेशन जो बताई जाती है वो sp3d3 बताई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो 1s 3p 3d टोटल मिला के 7 हो गए। ठीक है, वीडियो पॉज करके ज़रा मुझे बताओ कि इस डी को बनाने में कौन से 3D यूज़ हुए होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, आराम से बताओ कि कौन से 3D इसकी हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, और अभी भी वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको फिर से कसम दे रहा हूँ कि अपना जवाब मेरे को इनबॉक्स में या कमेंट में लिखें कि आपने क्या सोचा है। ठीक है, अभी भी वीडियो आगे मत देखना। ठीक है, अभी भी तुम्हें संदीप दान की कसम, ठीक है, मेरे सामने एक टीचर और बैठे हैं उनकी कसम, ठीक है, अब जिसकी भी कसम, ठीक है, तुम्हारे बगल में जो बैठा है उसकी कसम, लेकिन तुम्हें इनबॉक्स में उस बात का जवाब देना है कि आपने सही से सोचा है या नहीं सोचा है। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने इस डी की इन्वॉल्वमेंट को सही से ईमानदारी से किया है विदाउट मेरा सॉल्यूशन जानने से पहले। ठीक है, चलो तो अब अपने एक काम करते हैं, अब इसका जवाब मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख लो यार, ये वाला पार्ट XY प्लेन, ये XY प्लेन के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो इस XY प्लेन में आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल है ना हाइब्रिडाइज सेट की फॉर्म में, 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो XY प्लेन में रहते हुए हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो XY प्लेन में रहते हुए हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, जिसमें से S तो ऐसा है जो किसी के साथ भी हो लेगा, स्पेरिकल है, चलो S हो गया। उसके बाद इन 5 की बात कर रहा हूँ, पहले इन 5 की, S हो गया, PX हो गया, PY हो गया, और इस PX PY के साथ, ठीक है, इस प्लेन में XY प्लेन में बाकी 2 कौन से होंगे। ठीक है, तो XY प्लेन में भाई 2 का ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, DXY है और
डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जेड आ रहा है, इसमें भी जेड आ रहा है और इसमें भी जेड आ रहा है। तो इस एक्स वाई प्लेन वाले पार्ट के हिस्से में, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन वाले पार्ट के हिस्से में जो भी ऑर्बिटल आए होंगे उनके लोब्स एक्स वाई प्लेन में ही होंगे। ठीक है, एक लेना होता तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ले लेते। ठीक है, उसके बाद अगर हमें एक और यूज करना पड़ रहा है डी, तो एक और यूज करना पड़ रहा है डी, तो उसके बाद जो उसमें सबसे आसानी से इंटरमिक्स हो सकता वो डी एक्स वाई है। ठीक है, क्योंकि कम से कम इसके लोब्स भी एक्स वाई प्लेन में है, इसके लोब्स भी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो एस हुआ, पी एक्स हुआ, पी वाई हुआ। ठीक है, अब उसके बाद डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्र, पहले मैं जो सबसे आसानी से था डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, और इस पार्ट में डी एक्स वाई। ठीक है, ये 5D, ये जो 5 ऑर्बिटल हैं एस, पी एक्स, पी वाई, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी एक्स वाई, इन पांचों का जो हाइब्रिडाइज्ड सेट होगा वो इस पेंटागन को, एक प्लेनर पेंटागन को जनरेट कर रहा है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ऊपर नीचे वाला हिस्सा है, उस ऊपर नीचे वाले हिस्से में पी जेड ऑर्बिटल आया है और उसके साथ साथ कौन सा आया, डी जेड स्क्वेयर आया। ठीक है, क्योंकि पी जेड के साथ अगर कोई सबसे आसानी से इंटरमिक्स हो सकता तो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो सकता। ठीक है, तो इसके जो 3 डी हैं वो समझ लेना, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, डी जेड स्क्वेयर है, ठीक है, और डी एक्स वाई है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में और कुछ कुछ टीचर लोग, ठीक है, इसका जवाब, क्योंकि 3 देखते हैं तो उनको लगता है सिमेट्रिक वाले कोई भी 3 होंगे तो वो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स लिखते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स वाई है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, ठीक है, मेरे पॉइंट को अच्छे से समझा है, ठीक है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा डी इन्वॉल्व होना, रटना तो था ही नहीं। ठीक है, जो आप लोग ये रटते हो मैं पक्का जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में पढ़ाई के दौरान मुझे ये सब काम करने पड़े हैं। ठीक है, आपने भी रटने की कोशिश करी होगी, लेकिन आप अगर एक लाइन को समझ लोगे ना कि वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जिनका इंटरमिक्सिंग ईजी होता है, जो फेवरेबल होता है। ठीक है, जिनके लोब्स वगैरह ऐसे ओरिएंटेड होते हैं कि आसानी से इंटरमिक्स हो सकें, वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके डी कौन सा हुआ, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हुआ, डी जेड स्क्वेयर हुआ, और कौन सा हुआ, डी एक्स वाई हुआ। ठीक है, तो इसका जवाब अभी वो तो पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन में देख करके कितने लोगों ने सही किया है। ठीक है, चलो उसके बाद अभी चलते जाते मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस पार्ट से कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन बस मेरा मन किया कि देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछ कैसे लिए, इतने बेवकूफ़ समझते हैं हमको, इतना गया गुजरा समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आयरन प्लस वन का, किसका, आयरन प्लस वन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, मेरा आप लोगों से एक बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरन प्लस वन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। ज़रा जल्दी से लिख के दिखाना। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख के रखो, फिर मैं मैच करूँगा कि आपने क्या लिखा नहीं लिखा। ठीक है, आयरन प्लस वन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये वो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट वाले से अलग है। मैं थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ा दे रहा हूँ एक हल्का सा पॉइंट डिस्कस करके। ठीक है, तो इधर ध्यान दो यार, आयरन प्लस वन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने क्या लिखा होगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन, और आर्गन के बाद मैं यहाँ 3D लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ 4s लिख रहा हूँ। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन का होता है 18, 18 ये, 18 के बाद 2 20, 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, तो ये तो आयरन का कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो आयरन प्लस के नाम पर, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए आप लोग ही नहीं, बहुत सारे टीचर लोगों को भी अगर कन्फिग्रेशन लिखना होता तो मैं जानता हूँ कि वो क्या कन्फिग्रेशन लिखते। ठीक है, वो ये लिखते 3D6 लिखते और 4s1 लिखते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते आयरन प्लस वन का। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी। ठीक है, कि आयरन प्लस वन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, आपको NCERT में डी ब्लॉक में
आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट में मैं रेफरेंस दे दूं ताकि आप लोग मेरे पे क्वेश्चन मार्क ना उठाओ कि आपने तो गलत पढ़ा दिया, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी में एक बात डिस्कस की गई है, ठीक है। और उस डिस्कशन में ये बात साफ साफ बताई गई है कि जब ट्रांजिशन मेटल का यूनिवेलेंट कैटायन बनाया जाता है, ट्रांजिशन मेटल का, ये सिर्फ आयरन प्लस पे ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ये Mn प्लस पे भी एप्लीकेबल होगा, ये बाकी औरों पे भी एप्लीकेबल होगा, कोबाल्ट प्लस वन पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स का जो यूनिवेलेंट कैटायन बनाया जाता है, यानी उनका S का एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और होती है जो आप लोग रोक नहीं सकते, जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। और वो प्रोसेस होती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप से S से निकल करके D में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। S से निकल करके D में शिफ्ट हो जाता है अपने आप से, स्पॉन्टेनियसली, आपका इस पे कोई बस नहीं चलेगा, ठीक है। आपने तो भले ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा S से किसके अंदर, D में, ठीक है। तो आयरन प्लस वन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा, आर्गन, ठीक है, और 3D में 7 होगा। यहाँ किसी लिगेंड की जरूरत नहीं होती कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वगैरह, कुछ नहीं, नॉर्मल आइसोलेटेड फॉर्म में आयरन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों ये होगा 3D7 4s0, ठीक है। S का इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है ना, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आपका बिना कोई जोर चले ऑटोमेटिकली S से निकल के D में जाएगा, ठीक है। वो कब, जब आप यूनिवेलेंट कैटायन बनाओगे, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने आप S से निकलेगा और D में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात जान लेना, यूनिवेलेंट कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में है भी, ठीक है। यूनिवेलेंट कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है, उनके n-1 D में X और NS में 1 इलेक्ट्रॉन आप लोग कभी मत सोचना, ठीक है। S में वो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन D के अंदर शिफ्ट हो गया, यानी D के इलेक्ट्रॉन को X+1 कर देगा और ये जो S है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये NS पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आयरन प्लस की बात करो, चाहे कोबाल्ट प्लस की बात करो, चाहे Mn प्लस की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली D में अपने आप से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऐसे ही मज़ेदार सी बात थी, एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है इस बात को, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मेरी तरफ से तो मैं इसे मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा पार्ट था, ठीक है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चे आके मेरे को बोलते हैं सर ये D ऑर्बिटल का क्या करें, रटें। मैं तो बोल देता हूँ रट लो, क्यों, समझाने बैठूंगा तो समझोगे तो हो नहीं, अभी भी तो समझाया ही है, ठीक है। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सच में समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एज़ यूजुअल फिर मेरी आज आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोगों का मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जो मैं आपसे चाह रहा हूँ, ठीक है। सच में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ठीक है। वरना जो वीडियो मैंने अब तक डाले हैं उनका अगर कंटेंट की बात करूँ, ठीक है, वो कंटेंट सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचर लोगों को भी पसंद आएंगे, आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मुझे रिक्वायर्ड नंबर में उसका शेयरिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो ये वीडियो अच्छे से फैल जाने चाहिए थे वैसा कुछ नहीं हो रहा, लोग बस अपना देख रहे हैं, अपनी इस तरफ बस खुदगर्जी में बस अपना वीडियो देखें, मेरे पार्ट का कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ मैक्सिमम बच्चों के बीच में इसे शेयर करें, ठीक है। मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, वरना मैं सही बता रहा हूँ 2-4 दिन बाद थक हार के बैठ जाऊँगा, ठीक है। मेरी एनर्जी जवाब दे जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आप लोगों से इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, आप दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, काफ़ी काम का वीडियो है ये, ठीक है। और अच्छे वीडियो भी आप लोगों तक आते रहेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए टाटा, बाय बाय।